आंटी, इनसे मिलिए, ये दादी जी हैं, हमारे पड़ोस में रहती हैं। झुकी थी मेहर, पांव स्पर्श किया। सदा सुहागन रहो बेटी, आज करवा चौथ है, सुहाग तेरा बना रहे। दादी जी, इनके यहाँ करवा चौथ नहीं होता है। एक पल में मेहर का पूरा शरीर कांप उठा। कमरे के फर्श, दीवार, मानो सभी कुछ थरथरा रहे थे। वो अपना आपा खो बैठी। बगल में रखी कुर्सी पर वो किसी तरह बैठ गई। 20 साल बाद। चश्मा पर्स में था, इसलिए चेहरा ठीक से देख नहीं पाई थी, पर आवाज, ये तो वही आवाज थी। उस आवाज पर बुढ़ापे की खोल जरूर चढ़ चुकी थी, लेकिन एक क्षण भी नहीं लगा उसे पहचानने में। दीप्ति ने घबरा कर मेहर का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलिए, चलकर कमरे में लेट जाइए, शायद सफर के कारण आपको थकान हुई होगी। मेहर ने आंखें खोली, उसका कंठ सूख गया था। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और कांपती आवाज में पूछा, वो कहाँ हैं? कौन? जिनके मैंने पांव छुए थे। दादी जी, वो तो चली गई, पड़ोस में ही रहती हैं। वो देखिए, सामने वाला घर है। खिड़की से उसने दिखाया। उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। कौन है वे लोग? दीप्ति ने उसे विस्मय से देखा। कुछ सालों से यहाँ रह रहे हैं ये लोग। पहले लखनऊ में रहते थे। मोहल्ले में लोगों ने बताया कि किसी हादसे में दादी जी के पति, 2 बेटे और बहू मारे गए। सिर्फ बड़ा बेटा और दादी जी ही बच पाए। बड़े बेटे की नई नई शादी हुई थी। बहुत दिनों तक तो विक्षिप्त हालत में रहे वे लोग, किंतु दादी जी की दृढ़ता और मजबूती ने स्वयं और बेटे दोनों को संभाल लिया। बड़े बेटे ने मानसिक संतुलन खो दिया था, इसलिए दादी जी शहर दर शहर भटकती रहीं उनके इलाज के लिए। दूसरों के घरों में काम करके उन्होंने जिंदगी चलाई। धीरे धीरे वे ठीक हुए। वो कहते हैं ना, जीवन तो जीवन है, किसी तरह निकल ही जाता है। ठीक होने पर वे खुद कमाने लगे और माँ का काम छुड़वा दिया। कितने ही जख्म हो, जिंदगी उन्हें रौंद ही देती है और आगे बढ़ जाती है। ये कहकर दीप्ति चुप हो गई। बहुत मुश्किल से उसने पूछा, और बड़े बेटे का नाम? उनका नाम चेतन है। लोगों ने बहुत कहा, किंतु उन्होंने विवाह नहीं किया। माँ बेटे अकेले ही रहते हैं। मेहर ने आंखें बंद कर ली, मानो वो गहरी नींद में सोना चाहती थी, पर वो सो कहाँ पाई। अतीत के असंख्य पन्नों की फड़फड़ाहट की आवाज लगातार उसके कानों से टकरा रही थी। सुबह से कृति व्यस्त थी। करवा चौथ की तैयारी चल रही थी। सज धज कर जब उसने सास के पांव छुए तो सास ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो बेटिया, सदा सुहागन रहो। कृति और उसकी सास दोनों ने उपवास रखा था। लाल साड़ी में सजी धजी कृति को देख सास ने कई बार बलैया ली थी कि नजर न लगे। पूजा की तैयारी चल रही थी। चेतन ये कहकर ऑफिस चला गया था कि चांद निकलने से पहले वो घर आ जाएगा, पर अचानक जीवन का वो विभत्स रूप, भीषण शोर शराबा, हथियार, बंदूक, खून, आग, पूरा घर आग की लपटों में समा गया था। आग की लपटों में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें घुट रही थीं। फिर भी उसने अपने आप को संभाला और वो घर में सभी को ढूंढने के लिए दौड़ी, किंतु प्रचंड लपटों में ने उसे घेर लिया। वो चीखती रही क्योंकि पूरा परिवार घर के भीतर था। अर्धबेहोशी की हालत में वो बाहरी दरवाजे की तरफ आई। दंगाइयों ने जैसे ही उसे देखा, गिद्ध की तरह झपट पड़े। उसने घर के भीतर फिर जाना चाहा था, किंतु आग की लपटों ने उसे जाने से रोक दिया। एक तरफ आग की लपटें, दूसरी तरफ दंगाई। उसकी सांसें घुटती जा रही थीं। वो बाहर निकलना चाहती थी। उसी समय दंगाइयों में से एक व्यक्ति उसके ऊपर झपटा और उसे घसीटता हुआ बाहर निकाल लिया। पता नहीं उस वक्त उसमें कहां से इतनी प्रचंड शक्ति आ गई कि वो अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए दौड़ पड़ी। वे सभी उसके पीछे दौड़ पड़े। वो भागती रही, चीखती रही। अंत में सामने देखा, उसे पल भर भी नहीं लगा और वो गोमती में कूद पड़ी। आंख खुली तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। बाद में पता चला था हफ्तों वो अर्ध चेतना में थी। जब चेतना में आई तो विक्षिप्ता अवस्था में चली गई। चीखती चिल्लाती रही। लंबे समय तक इलाज कराया था यासीन ने। सही सही वो अपने बारे में कुछ बता नहीं पाती थी। जब उसे अपना नाम याद आया तब तक उसका नाम मेहर हो चुका था।
जब वो सामान्य हुई तो यासीन ने उससे पूछकर उसके परिवार को बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु पता चला कि पूरा घर जल चुका था। परिवार का एक भी सदस्य बचा नहीं था। चेतन के बारे में बहुत पता करना चाहा था, पुलिस की मदद ली, परंतु यही पता चला कि चेतन जिस ऑफिस में काम करता था उस ऑफिस को भी जला दिया गया था। एक भी स्टाफ नहीं बचा था। पूरे शहर में दंगा फैला था। यासीन की पत्नी और बेटी भी मृत्यु की इसी घटना के दौरान हुई थी। उन्हें ढूंढने के क्रम में ही कृति उन्हें मिली थी। गोमती से हजारों लाशों की छानबीन हुई थी। कृति की चंद सांसें अटकी पड़ी थीं। उसे सरकारी विभाग के द्वारा अस्पताल लाया गया था। उसी अस्पताल में यासीन भी अपनी जली हुई बेटी और पत्नी का इलाज करा रहे थे। उनकी पत्नी की बगल वाली बेड पर ही वो थी। समय ने दांव खेला, वो जिंदा बच गई, लेकिन यासीन की पत्नी और बेटी ने दुनिया से विदा ले ली। उसकी विषिक्त स्थिति के कारण सरकार के द्वारा उसे किसी मानसिक अस्पताल में भेजने की बात चल रही थी। उस दिन अचानक शायद वक्त कुछ निर्णय लिया था। यासीन का 8 साल का बेटा कृति के बिस्तर के पास आया और हाथ पकड़कर कहा, आपा घर चलो। उसके बाद उसने हाथ छोड़ा ही नहीं। कई दिनों तक रोता रहा। विवश हो यासीन सरकारी औपचारिकताएं पूरा कर उसे घर ले आए। कई बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, पर यासीन ने उसे बचा लिया। मेहर नाम पर जब उसने विरोध किया तब उन्होंने कहा, जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था तब मुझे समझ में नहीं आता था कि तुम्हें क्या कहूँ। मेरी बड़ी बेटी का नाम मेहर था, जो इस दुनिया में नहीं थी, और मुझे लगा कि मेरी मेहर मुझे मिल गई, इसलिए मैं तुम्हें मेहर कहने लगा। आलम की मासूमियत ने उसे जीवन का आधार दिया। समय गुजरा, यासीन नहीं रहे और कृति ने आलम की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। 20 साल गुजर गए। आलम 28 साल का हो चुका था। कृति की जिम्मेदारी तब पूरी हुई जब आलम को अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। उसी कंपनी में कार्यरत जिस लड़की को आलम ने पसंद किया, उससे कृति ने उसका निकाह करा दिया। उस दिन जब आलम ने अपना फरमान सुनाया तो वो इतनी विचलित हो गई कि उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और उसने इनकार करते हुए कहा, आलम तुम निदा को लेकर चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किंतु आलम नहीं माना। मेहर ने जब दिल्ली के स्टेशन पर पांव रखा तो अतीत ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। आज बरसों बाद लाहौर से उसने बाहर कदम रखा था। यासीन लखनऊ छोड़कर लाहौर के अपने पुश्तैनी घर में जब आए तब से वह वहीं थी। भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, उदासी, वेदना, घबराहट। जाने इस तरह के कितने तंतुओं ने उसे घेर रखा था, जिसे उसने वर्षों पहले हृदय के किसी कोने में दबा दिया था। आलम को कंपनी के काम से दिल्ली आना था। निदा की बचपन की दोस्त दीप्ति दिल्ली में ही रहती थी। आलम का जब काम खत्म हो गया तो उसने अपने दोस्त से मिलने की जिद की। वे तीनों जब वहां पहुंचे तो दीप्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उन लोगों को 2-3 दिनों के लिए रोक लिया। भरा पूरा परिवार था। मेहर की उसकी सास से बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज लाहौर लौटने का दिन था। आप लोग एक दिन और रुक जाते तो पड़ोस में दादी जी के यहाँ हम लोग चलते। करवा चौथ की पूजा के कारण हम लोग कहीं जा नहीं पाए। मेहर के मस्तिष्क के सारे तार एक साथ झंकृत हुए थे, मानो पूरे शरीर ने जवाब दे दिया था। उसके पांव को जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। आलम चिंतित था। अचानक आपको क्या हो गया? आई थी तो आप अच्छी भली थी। बाहर गाड़ी लगी थी। सभी से विदा ले आलम मेहर को सहारा देते हुए बाहर लाया। सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। निदा बैठ गई, किंतु मेहर के पांव उठ ही नहीं रहे थे। और अचानक पड़ोस वाले घर में उसने उस छाया को देखा। बदहवास से मेहर दौड़ पड़ी। सभी भौचक्के रह गए। आलम दौड़ा। आपा। तब तक मेहर उस घर के अहाते के गेट को खोलकर बरामदे में पहुंच चुकी थी। कुर्सी पर बैठा पुरुष अचानक खड़ा हो गया। उसके मुख से चीख निकली, चेतन, मैं तुम्हारी कृति। और पल भर में वह उस पुरुष को झकझोरती हुई मूर्छित होकर गिर पड़ी। 2 दिन हो चुके थे अस्पताल में कृति और चेतन को
अभी तक होश नहीं आया था। कृति को देख चेतन भी होश खो बैठा था। पूरा परिवार मौन था। जिसको जो जानना था जान चुका था, जो समझना था समझ चुका था। अतीत की सारी परतें उधड़ चुकी थीं। बस इंतजार था दोनों के होश में आने का। आज वो कमजोर और वृद्ध काया जो इतने सालों से मजबूती से जिंदगी से लड़ती आई थी, बहू को देख सुन्न पड़ चुकी थी। अब वक्त मूक और स्तब्ध था। एक एक लम्हा सभी के लिए इतना भारी था कि उसका बोझ उठाना मुश्किल होता जा रहा था। समय के दांव से नियति भी स्तब्ध थी। मेहर होश में आ चुकी थी। एक तरफ वर्तमान और दूसरी तरफ अतीत, दोनों के पलड़ों को तौलती भविष्य को आंक रही थी मेहर। प्रेम मोह दुविधा के डोर से बंधी मानसिक संघर्षों से जूझ रही थी वो। एक दूसरे की परिस्थितियों को सभी समझ बूझ रहे थे, किंतु आखिरी निर्णय किसी ने नहीं लिया। वर्षों के टूटे तार आपस में जुड़ने का प्रयास तो कर रहे थे, किंतु नए तारों के झंझावात से शिथिल पड़ रहे थे। एक तरफ वर्षों का खोया पति, दूसरी तरफ जिसे पुत्र की तरह पाला था उसका मोह। दोनों जंजीरों ने उसे जकड़ रखा था, किंतु अंततः नया तार प्रबल हुआ। आलम मेहर के करीब आया और बोला, आपा, बचपन से मैंने आपको अम्मी की तरह समझा। अब्बा नहीं रहे फिर भी आपने मुझे दोनों का प्यार दिया। आपने मुझे परिवार दिया, जिंदगी दी। आज मैं भी बेटा कह लें ये छोटा भाई अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ। आपको भी मैं परिवार देना चाहता हूँ, जिंदगी देना चाहता हूँ। आप कहीं भी रहें, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। आप तो मेरी रूह में बसती हैं, फिर तो दूरियों का सवाल ही नहीं। सभी आंखों में नमी लिए मौन थे। उस मौन को तोड़ा निदा ने। अरे हाँ, अब एक परिवार की जगह दो परिवार हो गए हम लोगों के। अब तो लाहौर और दिल्ली दोनों की ठंडी हवा का हम आनंद उठाएंगे। अनायास ही अतीत और वर्तमान सभी आपस में घुल मिल गए। सभी के होठों पर मुस्कान फैल गई। आलम निदा को लेकर लाहौर चला गया, ये कहकर कि वो हमेशा मिलने आता रहेगा। चेतन ने भी आश्वासन दिया था, मैं भी कृति को लेकर आता रहूंगा। रात हो चुकी थी। बिस्तर पर कृति सास के पांव के पास बैठी थी। उनके पांव को स्पर्श करते हुए कहा, आपके आशीर्वाद में कितनी शक्ति है। उस दिन भी सुबह में आशीर्वाद दिया था, सदा सुहागन रहो, और 20 साल बाद भी आपने वही आशीर्वाद देकर मेरे पति को लौटा दिया। सास ने सूनी आंखों से दीवार की तरफ देखते हुए कहा, उस दिन छोटे बेटे ने मुझे बचाने के लिए रसोई घर के पिछले दरवाजे से बाहर की ओर धक्का दे दिया था। मैं गिर पड़ी थी, होश खो बैठी, इस कारण उठ नहीं पाई। उसके बाद वो अन्य सभी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा था। फिर क्या हुआ पता नहीं। जब तक होश आया तब तक सब कुछ राख हो चुका था, और चेतन के जिस ऑफिस को जलाया गया था वहां से चेतन पहले ही निकल गया था, शायद इसी आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे घर में फैल चुका था। दरवाजे पर खड़ा चेतन चुपचाप सुन रहा था। अपनी पदचापों से उसने सन्नाटे को तोड़ा। नम आंखों को पोंछते हुए वो कमरे के भीतर आया। पल भर में मां और पत्नी दोनों को उसने अपनी बाहों में भर लिया, किंतु वक्त वो तो असमंजस में था। इस मिलन को देखकर न रो पाया न हंस पाया। अतीत दूर खड़ा मौन था। लम्हों ने झकझोरा था वक्त को। देखा, सामने वर्तमान खड़ा मुस्कुरा रहा था। वर्तमान को मुस्कुराते हुए देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश जरूर की थी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।